गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है एक बार फिर से आपका संभव के डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर। मैं सोनू कुमार। आज जो हमारी बातें रहेगी स्टूडेंट्स, वो हम बात कर रहे थे कि यूनिट नंबर जो थर्ड थी उसके पे कुछ क्वेश्चन के ऊपर, और साथ में हमारी बात रहेगी यूनिट नंबर 4 के कुछ क्वेश्चनों के ऊपर। जो हम सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट नंबर 4, क्योंकि सबसे इजी यूनिट है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाने वाली यूनिट है। और कई बार यूनिट 4 के क्वेश्चन को कहां पूछ लिया जाता है, यूनिट नंबर 3 में पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहले हम यहां पर यूनिट नंबर 3 स्टार्ट करेंगे और उसके बाद सॉरी 4th यू स्टार्ट करेंगे। उसके बाद में हम इसका कुछ बातें हैं वो किसकी करेंगे, थर्ड यूनिट्स के ऊपर है, वो बात हमारी रहेगी। तो स्टूडेंट ध्यान दे देना कि यूनिट नंबर 4 में सबसे पहला क्वेश्चन आता है, वो आपका आता है रिकॉम्बिनेशन डीएनए टेक्नोलॉजी। ध्यान रखना, रिकॉम्बिनेशन डीएनए टेक्नोलॉजी के ऊपर सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है। लगभग मान के चलिए 6 नंबर का क्वेश्चन है, वो आपको देखने को मिल सकता है। इसके साथ साथ दूसरा क्वेश्चन होता है, वो यहां से पूछा जाता है कि पीसीआर यानी पॉलीमरेज चेन रिएक्शंस क्या होती है, किस तरह की होती है, उसके ऊपर पूछ लिया जाएगा। और थर्ड क्वेश्चन होता है, वो आपका क्वेश्चन पूछा जाता है स्टूडेंट्स किसके ऊपर, वेक्टर्स के ऊपर, कि प्लाज्मिड क्या होता है, कॉस्मिड्स क्या होता है, वेक्टर किसे कहते हैं, कितने टाइप्स का होता है, कौन कौन से आर्टिफिशियल आपके पास वेक्टर प्रेजेंट होते हैं, उनके ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और उसके बाद में जो फोर्थ क्वेश्चन होता है, वो आपका पूछा जाता है शॉर्ट नोट के अंदर सी डीएनए। ध्यान रखना, एक क्वेश्चन तो सी डीएनए हुआ आपका और दूसरा हुआ पीसीआर। इन दोनों क्वेश्चन को आपका पूछा कहां जाता है स्टूडेंट, ध्यान रख लेना, शॉर्ट नोट के अंदर पूछा जाएगा कि शॉर्ट नोट लिखो। लगभग 3-3 या 2-2 नंबर के क्वेश्चन के अंदर इन दोनों को पूछा जाता है। इसके साथ साथ एक और टॉपिक जुड़ता है इसके अंदर, यूनिट क्वेश्चन नंबर 5 का, वो होता है आपके पास ट्रांसजेनिक प्लांट। यानी कि ये टोटल यूनिट नंबर जो 4th है उसके स्पेसिफिक क्वेश्चन है कि यहां से बार बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं। अगर इनमें से आपने मान के चलिए 1 से लेकर 4 क्वेश्चन अच्छे से कर लिए, तो 5वां क्वेश्चन आपको नहीं करना, क्योंकि इन तीनों चारों में से आपके पास एक क्वेश्चन 100% आपको मिलेगा ही मिलेगा। चलिए सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं अपना सबसे छोटा सा सिंपल सा क्वेश्चन, पीसीआर यानी कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के ऊपर है, वो हम बात करते हैं कैसे कैसे होता है, किस तरह की मैकेनिज्म है। डायरेक्ट हम यहां पर अपनी बातें रखेंगे। तो ध्यान रखना ना, पीसीआर टेक्नोलॉजी होती है वो क्या होती है, डीएनए की अनेक कॉपियां, डीएनए की अनेक कॉपी कुछ ही समय में, ध्यान रखना, अनेक कॉपी क्या होगा, कुछ ही समय में क्या की जा सकती है, तैयार की जा सकती है, कुछ ही समय में प्राप्त की जा सकती है। ध्यान रख लेना, कुछ ही समय में डीएनए की अनेक कॉपी है वो हम तैयार कर लेते हैं। तो उसी चीज को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, यहां पर पॉलीमरेज चेन रिएक्शंस के नाम से जाना जाता है, यानी उसे हम क्या कहते हैं, पीसीआर के नाम से जाना जाता है। मैकेनिज्म पे आता हूं डायरेक्ट, कैसी मैकेनिज्म्स होती है उसी के ऊपर हमारी बात रहेगी। स्टार्टिंग में ध्यान रखना स्टूडेंट्स, ये आपका डीएनए होता है। डीएनए का एक सिरा 5 प्राइम होता है, दूसरा सिरा 3 प्राइम होता है। यहां पर 5 प्राइम और 3 प्राइम, इनके बीच में क्या होते हैं, आपके हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू हटे हुए जुड़े हुए रहते हैं। तो पीसीआर की टेक्नोलॉजी ध्यान रख लेना, मैं यहां पे ही बता रहा हूं, अलग नहीं बताऊंगा कि पीसीआर की जो टेक्नोलॉजी होती है वो लगभग आपके पास कितने स्टेप में देखने को मिलती है स्टूडेंट, 4 स्टेप में देखने को मिलती है। वो 4 स्टेप कौन कौन से हैं कि सबसे पहले डीएनए को हम अलग करेंगे, डीनेचर करेंगे, हाई टेम्परेचर देंगे, उसके बाद डीएनए को कुछ ठंडा करेंगे, फिर इसमें प्राइमर जोड़ेंगे और फिर हमारे पास क्या आएगा, इसके ऊपर पॉलीमरेज जोड़ेंगे। तो सबसे पहला है, इसमें सबसे पहली आपका स्टेप होगा वो होगा डीएनए को क्या करना, डीनेचर करना। डीनेचर करना किसकी प्रेजेंस में, यहां लिख देते हैं कि हाई टेम्परेचर की प्रेजेंस में डी को क्या कर दिया, डीनेचर डीएनए कर दिया। इसका मतलब कि जैसे ही डीएनए के अंदर हाई टेम्परेचर देंगे तो आपके दोनों स्ट्रैंड क्या हो जाएंगे स्टूडेंट, अलग अलग हो जाएंगे। यानी यहां पर देख लीजिए, सबसे पहला स्टेप हमने क्या कर दिया कि हाई टेम्परेचर,
हाई टेम्परेचर कितना होगा स्टूडेंट, ध्यान रख लेना, तो 94 डिग्री सेल्सियस होगा और लगभग 1 से लेकर 2 मिनट का टाइम है वो हम इस डीएनए को देंगे। इस चीज को जरूर ध्यान में रख लेना, 1 से 2 मिनट का टाइम अगर इस डीएनए को देंगे तो 94 डिग्री सेल्सियस पर ये डीएनए आपका क्या हो जाता है, डीनेचर हो जाता है, यानी इसके बीच का जो हाइड्रोजन बॉन्ड है आपका वो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ब्रेक हो जाएगा। यानी कि यहां पर आपका जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो अब नहीं यहां पर रहेगा, डीएनए अलग हो चुका है। इसके कुछ टाइम के बाद में हमें क्या देखने को मिलेगा स्टूडेंट, कि जैसे ये हाई टेम्परेचर दिया उसके बाद में हमें क्या देना होगा, दूसरा स्टेप है कि हमें इसको क्या करना है, कोल्ड टेम्परेचर, या फिर लिखूं तो हमें क्या करना होगा, इसका लो टेम्परेचर है वो हमें यहां देना है। लगभग मान के चलिए 64 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है वो हम देंगे। 94 से हम कितना लेके आ गए, 64 डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर लेकर आ गए। और जैसे ही हम टेम्परेचर लाएंगे तो इन डीएनए के बीच में स्टूडेंट्स ध्यान रख लेना, इन डीएनए के बीच में हमारे पास क्या होगा कि आपका यहां पर बॉन्ड बनना स्टार्ट हो जाएगा, या डीएनए आपस में ही क्या हो जाएगा स्टूडेंट, इस तरह से कुछ आपस में एक दूसरे के पास आना डीएनए क्या कर देगा, स्टार्ट कर देगा। फिर इसके बाद में हम इसका नंबर 3rd प्रोसेस यूज करेंगे कि हमारे पास आगे क्या देखने को मिलेगा। तो इसका 3rd नंबर हमारे पास क्या देखने को मिलेगा कि हम इस पर प्राइमर क्या करेंगे स्टूडेंट, यूज करेंगे। ये कोल्ड टेम्परेचर लगभग मान के चलिए 2 से 3 मिनट के टाइम के अंदर दिया जाता है, लगभग को थोड़ा सा ज्यादा टाइम रखा जाता है हाई टेम्परेचर से। अब प्राइमर का यूज करेंगे स्टूडेंट्स, तो ध्यान रखना आपका डीएनए ये रहा, आपका दूसरा डीएनए ये रहा, इसका 5 प्राइम सिरा, 3 प्राइम सिरा, 3 प्राइम सिरा, 5 प्राइम, और हमेशा ही जो प्राइमर ऐड होता है वो टेम्पलेट के कौन से सिरे पे होता है, 3 प्राइम पे होता है। तो ये आपका 5 प्राइम सिरा, ये आपका 3 प्राइम सिरा, इस डायरेक्शन में प्राइमर ऐड हो गया। दूसरा आपका क्या हो गया, इस डायरेक्शन में ये 5 प्राइम सिरा, ये 3 प्राइम सिरा, इनके बीच में क्या बन गया है, हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया है। अब ये क्या हो गया, आपका प्राइमर आपने यूज कर लिया। अब उसके बाद में आपके पास क्या रहेगा स्टूडेंट, 4th नंबर रहेगा, वो होगा पॉलीमरेज ऐड। क्या होगा, पॉलीमरेज ऐड। लेकिन ध्यान रखना कौन सा पॉलीमरेज ऐड होगा, तो यहां पर भी ध्यान रख लेना कि जो पॉलीमरेज यहां पर ऐड होता है उसे हम किस नाम से जानते हैं, टैग पॉलीमरेज के नाम से, TAQ के नाम से हम जानते हैं, यानी टैग पॉलीमरेज होगा वो हम कहेंगे। तो ये टैग पॉलीमरेज होता क्या है, तो ध्यान रख लेना यह पॉलीमरेज एक ऐसा पॉलीमरेज है जो क्या करता है, आपका हाई टेम्परेचर के अंदर सर्वाइव करता है। कैसा होता है स्टूडेंट, हाई टेम्परेचर के अंदर ये क्या होगा, रहेगा। बाकी और जो पॉलीमरेज होते हैं हमने मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर पढ़ा होगा, या फिर इसी के अंदर फर्स्ट यूनिट सेकंड यूनिट में हमने पढ़ा था कि हमारे पास क्या होता है, कोई पॉलीमरेज अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, एप्सिलॉन, नीटा, आयोटा, कापा, अल्फा पॉलीमरेज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये सारे पॉलीमरेज थे। तो वो क्या है, नॉर्मल टेम्परेचर पे या अच्छे टेम्परेचर पर ही क्या करते हैं, वर्क करते हैं, हाई और लो टेम्परेचर पर वर्क नहीं कर पाते। इसीलिए क्या है कि ये टैग पॉलीमरेज है वो हाई टेम्परेचर पर रहने वाले जो बैक्टीरिया होते हैं, ध्यान रख लेना, हाई टेम्परेचर पर रहने वाले जो बैक्टीरिया हैं, उन बैक्टीरिया के थ्रू कौन सा पॉलीमरेज प्राप्त किया जाता है, टैग पॉलीमरेज प्राप्त कर दिया जाता है, जो कहां पर काम आता है स्टूडेंट, पीसीआर के अंदर वो काम में लिया जाता है। अब जैसे ये टैग पॉलीमरेज है वो हमारे पास आया, तो स्टूडेंट इसी में बता देता हूं कि टैग पॉलीमरेज आएगा तो वो यहां पर क्या हो गया, आपका बाइंड हो गया। टैग पॉलीमरेज आया तो आगे डायग्राम क्या बनेगा, इस तरह से पॉलीमरेज के ऊपर बाइंड करेगा। और पॉलीमरेज जैसे ही बाइंड हुआ, अब पॉलीमरेज धीरे 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 न्यूक्लियोटाइड को जोड़ता जाएगा, आगे की तरफ रन करेगा, ये उसका 3 प्राइम सिरा। इसी तरह से ये पॉलीमरेज भी आगे की तरफ रन करेगा, ये 3 प्राइम सिरा, और इनके बीच में स्टूडेंट क्या हो जाएगा, आपका हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन है वो यहां पर हमें देखने को मिल जाएगा। यानी कि यहां पर हमारे पास क्या देखने को मिला स्टूडेंट, हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन देखने को मिल गया है। अब देखिए कि लगभग दोबारा इस प्रोसेस को थोड़ा सा समझ लीजिएगा, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस है वो समझनी जरूरी होती है। कि लगभग मान के चलिए आपने हाई टेम्परेचर दिया है, तो ये हाई टेम्परेचर है वो आपके पास कितने टाइम तक रहा, 1 से 2 मिनट। तो नॉर्मल 1 मिनट या 2 मिनट आप जो भी टेम्परेचर मानना है कि पीसीआर करने में कितना टाइम लगता है, तो ध्यान रखना 1 से 2 मिनट ये हो गया, 2 से 3 मिनट ये हो गया। अगर 1 मानूंगा तो यहां 2 मानना है, 2 मानूंगा तो यहां पे 3 मानना है।
तो एक वो और दो ये, तीन तीन, और यहां पर लगभग मान के चलिए 1 मिनट का टाइम प्राइमर को यूज करने में लगता है, तो 4, और पॉलीमरेज में लगभग आपके पास कितना टाइम लगता है, 2 मिनट का टाइम लगता है। तो टोटल कहूं एक पीसीआर की जब टेक्निक यूज की जाती है या एक डीएनए स्ट्रैंड से, ध्यान रखना स्टूडेंट, अब हमने क्या कर लिया है, 2 डीएनए के स्ट्रैंड है वो प्राप्त कर लिए हैं, यानी कहूं तो एक पीसीआर का एक साइकिल है वो हमने क्या करवा लिया, यहां पर रन करवा लिया। एक डीएनए लेकर चले, अब हमारे पास डीएनए कितने हो गए स्टूडेंट, यहां पर 2 डीएनए हो गए हैं। अब इन 2 डीएनए का फिर से पीसीआर करेंगे तो 4, 4 का फिर करेंगे तो 8, 8 का फिर करेंगे तो 16, 16 का करेंगे तो 32, यानी कि अलग अलग डीएनए जैसे जैसे हम पीसीआर का साइकिल चलाते आगे जाएंगे वैसे वैसे हमारे पास क्या होगा, डीएनए के स्ट्रैंड बढ़ते जाएंगे, यानी एक बहुत सारी पॉलीमरेज की लंबी चेन है वो हमारे पास बन जाती है, यानी कि डीएनए की बहुत सारी लंबी चेन या बहुत सारे डीएनए के फ्रेगमेंट हम बना सकते हैं। और एक डीएनए एक साइकिल को कंप्लीट करने में हमने देख लिया है कि हमें लगभग कितना टाइम लगता है स्टूडेंट, ध्यान रख लेना 5 से 6 मिनट का टाइम है वो हमें चाहिए ही चाहिए, कि 5 से 6 मिनट में हम क्या कर सकते हैं, एक पीसीआर के साइकिल को हम क्या करवा सकते हैं, रन करवा सकते हैं। तो ध्यान रखना इस पे क्वेश्चन आता है, 4 स्टेप होते हैं, कौन कौन सा, हाई टेम्परेचर, कोल्ड टेम्परेचर, फिर पॉलीमरेज को ऐड करना, और फिर आपके पास क्या होगा स्टूडेंट यहां पर टैग पॉलीमरेज को, या ऐसे बोल सकते हो डीनेचर करवाना, रीनेचुरेशन करवाना, यानी कि जो हाई टेम्परेचर हुआ है इसको आप क्या बोल सकते हो, यहां पर डीनेचुरेशन करवा दिया, यानी डीनेचुरेशन करवा दिया। जो कोल्ड टेम्परेचर दिया है उसको आप किस नाम से जानते हो, रीनेचुरेशन करवा दिया, यानी डीएनए को वापस से क्या करवा दिया, री करवा दिया। फिर आपका थर्ड प्राइमरी यूज, और फोर्थ कौन सा हो जाएगा, पॉलीमरेज। ये हमने देख लिया अपना पीसीआर टेक्नोलॉजी की, पीसीआर क्या होता है, किस तरह से कैसे डीएनए के अंदर हमें फ्रेगमेंट देखने को मिलते हैं। आई बात समझ में स्टूडेंट। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम आगे, छोटे छोटे टॉपिक हैं आपके सी डीएनए के ऊपर, यानी सी डीएनए क्या होता है। तो ध्यान रखना स्टूडेंट्स, क्या होता है सी डीएनए, कि जब हम डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन करते हैं, ध्यान रखना, जब हम डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन करते हैं तो ये प्रोसेस हमारे पास किस नाम से जानी जाती है स्टूडेंट, आपको ध्यान में होगा, तो ये प्रोसेस हमारी होती है ट्रांसक्रिप्शन के नाम से जानी जाती है कि डीएनए से जब आरएनए बनता है तो ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है, और जब आप आरएनए से क्या कर रहे होते हैं, प्रोटीन का निर्माण कर रहे होते हैं, तो ये प्रोसेस आपके पास किस नाम से जानी जाती है, तो यहां पर ध्यान रखना कि ये प्रोसेस कैसी होती है, ट्रांसलेशन के नाम से जानी जाती है। लेकिन जब आरएनए से आप वापस क्या करते हो स्टूडेंट, डीएनए का निर्माण करते हो, आरएनए से वापस डीएनए का निर्माण करते हो, तो ये प्रोसेस होती है वो क्या कहलाती है, आपकी रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहलाती है। ध्यान रखना क्या कहलाती है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहलाती है। और यही रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन है स्टूडेंट्स, यही रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन है जिसमें बनने वाला जो आपका डीएनए होता है, उसी डीएनए को आप किस नाम से जानते हो, सी डीएनए के नाम से जानते हो। यानी कि सबसे पहला क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया कि सी डीएनए का निर्माण कब होता है। तो ध्यान रखना, सी डीएनए का निर्माण जब सेंट्रल डोग्मा के अंदर आरएनए से वापस डीएनए मिलेगा, या फिर कहूं तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस चलेगी, तब हमें किसकी प्राप्ति होती है, सी डीएनए की प्राप्ति है वो होती है। अगर सीधी बात कहें तो हमें देख लीजिए क्या था कि डीएनए था वो आपका कैसा था, डबल स्ट्रैंड था, आरएनए है वो आपका कैसा है स्ट्रैंड, सिंगल स्ट्रैंड है। तो अब इस सिंगल स्ट्रैंड आरएनए से आपको वापस से क्या बनाना है स्टूडेंट, यहां पर डबल स्ट्रैंड डीएनए का निर्माण है वो करना है। तो इस डबल स्ट्रैंड डीएनए का निर्माण कैसे होगा, किसके द्वारा होता है, उसी के ऊपर हमारी यह प्रोसेस रहेगी, यानी सी डीएनए का निर्माण है वो हम अभी पढ़ेंगे। तो ध्यान रखना, सी डीएनए का निर्माण होता है, यानी यहां लिख देते हैं कि सी डीएनए का निर्माण किसके द्वारा होता है, हमने अभी पढ़ लिया, आपका रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा है वो यहां पर होता है। और इसमें जो
पॉलीमरेज काम में आता है। ध्यान रखना, इसमें जो पॉलीमरेज होगा आपका वो कैसा होगा, तो वो आपका होगा स्टूडेंट आरएनए पर क्या रहेगा, डिपेंड रहेगा। और पॉलीमरेज कौन सा होगा आपका, डीएनए पॉलीमरेज होगा। इस चीज को जरूर ध्यान में रख लेना। हम डीएनए से आरएनए का निर्माण करते हैं, तब वहां एक चीज लिखते हैं कि डीएनए से आरएनए का निर्माण होता है तो आरएनए पॉलीमरेज काम में आता है और वो डीएनए पर डिपेंड रहता है। लेकिन यहां पर उल्टी प्रोसेस हो रही है, एकदम रिवर्स प्रोसेस हो रही है। तो हमारे पास क्या होगा, आरएनए पर डिपेंड रहेगा, लेकिन बनाना क्या है, हमें डीएनए बनाना है, तो उसे हम क्या कहेंगे, डीएनए आरएनए कॉम्प्लेक्स कहेंगे या फिर आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज के नाम से उसको हम जानेंगे। और इस सी डीएनए में क्या होता है, इसमें डीएनए का और साथ साथ किसका, आरएनए का हमारे पास क्या मिलता है स्टूडेंट, यहां पर कॉम्प्लेक्स प्राप्त होता है। क्या होता है, डीएनए और आरएनए का हमें एक कॉम्प्लेक्स देखने को मिलता है, जिसमें एक स्ट्रैंड जो होता है वो आपका डीएनए का रहता है और दूसरा जो स्ट्रैंड होता है वो आपका किसका रहता है, आरएनए के रूप में रहता है। यानी एक स्ट्रैंड डीएनए का होता है, एक स्ट्रैंड आरएनए का होता है, और वही हमारे पास डबल स्ट्रैंड डीएनए के रूप में जाना जाता है। जैसे देखा जाए तो हमारे पास नॉर्मली मान के चलिए कि ये हमारे पास कोई आरएनए है, ये हमने ले लिया 5 प्राइम सिरा, ये हमारे पास 3 प्राइम सिरा। इस आरएनए का नाम लिख दूं मैं, मान लीजिए हमने लिख दिया इसका एमआरएनए, कि हमारे पास क्या प्रेजेंट है, ये एमआरएनए प्रेजेंट है। अब इस एमआरएनए के ऊपर हमने क्या कर दिया कि इस रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस के अंदर सबसे पहले हमने ले लिया है यहां पर कौन सा, प्राइमर। सबसे पहले क्या यूज किया, प्राइमर यूज किया। तो हमारे पास ये स्ट्रैंड था 3 प्राइम वाला, और आपको ये तो जरूर पता होगा कि हमेशा ही प्राइमर जो होता है वो कैसा होता है, 5 प्राइम से 3 प्राइम की तरफ रन करता है, और जो टेम्पलेट स्ट्रैंड होता है वो कैसा होता है, 3 प्राइम से 5 प्राइम होता है। तो इसी 3 प्राइम के ऊपर आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यहां पर एक प्राइमर ऐड होगा जिसका है 5 प्राइम से 3 प्राइम, और इनके बीच में क्या होगा स्टूडेंट, यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन हो गया है। अब इस प्राइमर के बाद में आपके पास नेक्स्ट स्टेप रहेगा कि आपके पास क्या होगा, पॉलीमरेज ऐड होगा। अब पॉलीमरेज जो ऐड होगा उसका नेचर क्या होता है, वही नेचर है कि वो आरएनए पर तो क्या रहेगा, डिपेंड रहेगा। और पॉलीमरेज कौन सा होगा, डीएनए का पॉलीमरेज होगा, यानी डीएनए पॉलीमरेज अब बाइंड होगा। और डीएनए पॉलीमरेज जो बाइंड होगा वो कहां होगा, तो आपका इस सिरे के ऊपर डीएनए पॉलीमरेज है वो यहां पर क्या होगा, बाइंड होगा। तो नेक्स्ट डायग्राम में हम देखें तो हमारे पास ये 3 प्राइम सिरा, ये आपका 5 प्राइम सिरा, और इसके ऊपर आपका क्या हुआ है, प्राइमर ऐड हुआ है, हो गया। फिर आगे की तरफ जब इस पे पॉलीमरेज ऐड होगा तो पॉलीमरेज क्या करेगा, डीएनए पॉलीमरेज हमेशा ही किसका निर्माण करता है स्टूडेंट, डीएनए का निर्माण कर रहा है। तो नीचे वाला जो स्ट्रैंड है वो हमारे पास कौन सा मिल गया, आपका डीएनए का मिल गया, और ऊपर वाला स्ट्रैंड है वो कैसा मिल गया, आरएनए का मिल गया। तो आपके पास कैसी प्रोसेस बनी है स्टूडेंट यहां पर, तो ये जो स्ट्रैंड बना है वो कैसा है, आपके पास डीएनए आरएनए का क्या बन गया है, एक प्रकार का आपके पास ये कॉम्प्लेक्स बन गया। यानी डीएनए आरएनए का क्या बन गया स्टूडेंट, कॉम्प्लेक्स बन गया। क्यों बना, किस प्रोसेस में बना, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस में है, वो हमारे पास अब बन गया। ठीक है, अब इसके बाद में हमें और क्या करना होगा, पॉलीमरेज ऐड हो गया, प्राइमर ऐड हो गया, लेकिन अब आरएनए को रिमूव करना है। जो यहां पर क्या होगा, आरएनए प्रेजेंट है, इसको क्या करना होगा, रिमूव करना होगा। तो जो आरएनए को रिमूव करने के बाद में ये हमारे पास टोटल अब क्या बन गया, आपका डीएनए बन गया, ये 3 प्राइम, और ये आपके पास क्या हो गया, 5 प्राइम। जो ये नीचे वाला जो डीएनए है, यानी कि आपके पास क्या था, ऊपर वाले स्ट्रैंड का जो था, यानी यहां पर बना है, तो ध्यान रखना कि आपके पास ये स्ट्रैंड किसका था, यहां पर 5 प्राइम और 3 प्राइम, ये था आरएनए का। अब प्राइमर आरएनए को रिमूव करने वाले कुछ एंजाइम्स होते हैं, जैसे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कह दीजिए, वो यहां पर क्या करेंगे, कट लगाएंगे, और कट लगाकर इस प्रोसेस को क्या कर देंगे, हटा देंगे। तो हमारे पास क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये डीएनए आपका इस तरह से क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। बचा हुआ जो एक अकेला एक सिंगल स्ट्रैंड का डीएनए होता है, इसी अकेले सिंगल स्ट्रैंड के डीएनए को हम किस नाम से
से जाना जाता है, सी डीएनए के नाम से स्टूडेंट वो हम इसे जानते हैं। तो ध्यान रखना ये प्रोसेस हमारे पास क्या कहलाती है, सी डीएनए प्रोसेस कहलाती है, यानी सी डीएनए के रूप में हमें डीएनए देखने को मिलता है। यहां तक उम्मीद करता हूं कि हमने पीसीआर और सी डीएनए देखा है, वहां तक आपको समझ में आ रहा होगा। फिर उसके बाद में एक छोटा सा टॉपिक और आता है आपका, वो होता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। ध्यान रखना कौन सा टॉपिक है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टॉपिक है। ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है वो आपको कहां पर कैसे होगा, तो ध्यान रखना सबसे पहले इस डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का यूज क्यों किया जाता है, ये तो आप बार बार पढ़ रहे हैं, छोटी क्लासों से पढ़ते आ रहे हैं कि कोई भी मान लो क्रिमिनल्स है, किसी भी चोर को पहचान करने के लिए हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का यूज करते हैं। पहले ये प्रोसेस बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी थी, बहुत ज्यादा कॉस्ट यूज करती थी, एक ही जगह इंडिया के अंदर हैदराबाद के अंदर ये की जाती थी, लेकिन अब इसकी प्रोसेस है वो बहुत इजी प्रोसेस है। अब देखना कैसे कैसे होता है कि आपके पास कोई डीएनए का सैंपल लेना है, आपने कहीं से भी कोई भी डीएनए आपने कलेक्ट किया है, वहां से आप इस डीएनए को क्या कर लीजिए, सैंपल के रूप में कलेक्ट कर लीजिए। अब डीएनए को जब आपने सैंपल के रूप में क्या किया है स्टूडेंट, कलेक्ट किया है, तो डीएनए को सैंपल के रूप में कलेक्ट करने के बाद में सबसे पहला काम होता है कि इसके ऊपर आपको क्या करना होता है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स का यूज करना होता है। यानी क्या किया जाएगा, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स का यूज किया जाएगा। अनेक प्रकार के एंजाइम्स है, एंडोन्यूक्लियेज वो जो कट लगाने का काम करते हैं, डीएनए को अलग अलग फ्रेगमेंट्स में क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स का यूज किया, तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स का यूज करने के बाद में डीएनए को हम क्या करेंगे, एक जेल लाइक मीडियम होगा, यानी कि इस तरह का एक मीडियम होगा हमारे पास जेल का, उस जेल लाइक मीडियम के अंदर हम इसको क्या कर देते हैं, रख देते हैं। ध्यान रखना हम इस जेल लाइक मीडियम को क्या करेंगे, यहां से इस जगह पर रख देंगे। ठीक है, अब हमारे पास क्या हुआ कि इस डीएनए को हमने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज किया, और रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज करने के बाद में एक जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की टेक्निक होती है, उसको हमें साथ में करना होता है। यहां पर डीएनए का हमेशा ही नेगेटिव एंड रहता है, और यहां पर डीएनए का हमेशा ही क्या रहता है स्टूडेंट, पॉजिटिव एंड रहता है, और डीएनए पे हमेशा ही क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो अब इस डीएनए को हम क्या करेंगे, इस इलेक्ट्रिक जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस होता है उसके अंदर रखेंगे, और रखने के बाद डीएनए के सैंपल को इस जगह पर क्या कर दिया, हमने पुट कर दिया, यानी नेगेटिव चार्ज की तरफ हमने डीएनए को रख दिया है। जब भी इसमें क्या हुआ, एग्रोज जेल होगी। ध्यान रखना जैसे हमारे पास कोई प्लेट है, थाली होती है, उसके अंदर कोई ऑयल की परत हम लगाते हैं ताकि कोई चीज नीचे जमे नहीं या चिपके नहीं, इसीलिए क्या होता है वो हम ऑयल की परत लगाते हैं। उसी तरह से ये प्लेट नुमा स्ट्रक्चर है, उसके ऊपर हमने क्या कर दिया, अलग अलग प्रकार की जेल, यानी एग्रोज जेल हुई वो हुई, सब वो हमने इंसर्ट कर दी है। तो अब करने के बाद में इसको जैसे ही हम इलेक्ट्रिसिटी के अंदर लगाएंगे, जैसे हम प्लग को ऑन करेंगे, तो डीएनए के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, तो डीएनए अपना कहां जाएगा, पॉजिटिव चार्ज की तरफ रन करेगा, यानी कुछ डीएनए यहां पर रन करेंगे, कुछ डीएनए यहां पर रन करेंगे। इस तरह से हमें क्या हो जाएगा, डीएनए का सैंपल देखने को मिल जाएगा। अब इस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करने के बाद में हम इस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का क्या करते हैं स्टूडेंट, एक्सरे करते हैं, यानी एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी करते हैं। जब आपने देखा होगा एक्सरे को नॉर्मली आप अंधेरे में रखते हो तो आपको कुछ नहीं दिखाई देता, और जैसे ही आप उस लाइट की तरफ करते हो तो लाइट की तरफ करने के बाद में उसको आपको एक एक चीज दिखाई देती है कि कहां पर क्या फ्रैक्चर हुआ है, कौन सी बोन्स है वो अनस्टेबल है, कौन सी कहां पर क्या क्या कमियां हैं, कहां पर ज्यादा ग्रोथ हुई है, वो सारी आपको देखने को मिलती है। तो एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी करने के ऊपर आपके पास क्या होगा कि यही जो प्रिंट है वो आपको कहां देखने को मिलेगा, यहां पर इस जगह पर आपको क्या होगा, देखने को मिल जाएगा। जो सेम टू सेम प्रिंट है वो आपको देखने को मिला। ये तो आपने कहां से लिया, जहां से आपको वो डीएनए का सैंपल का डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करनी थी वो आपने किया कि सबसे पहले रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज करोगे, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज करने के बाद इसके ऊपर क्या करोगे, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करोगे, और जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करने के बाद एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी करोगे, और एक्सरे करने के बाद आपके पास आपका क्या हो जाएगा, नमूना तैयार हो जाएगा, यानी रिजल्ट तैयार हो जाएगा। अब जिस भी कैंडिडेट का, ध्यान रखना, जिस भी कैंडिडेट का आपको ये लग रहा है कि नहीं ये क्राइम उसने किया है, उसका दूसरे के काउंट करना है, तो उसका आपको क्या करना है, डीएनए सैंपल लेना है। डीएनए सैंपल लेने के बाद में वही चीज वापस से करनी है। जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यहां पर आपने यूज की है, जो कोई सी भी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हो, जाए रेस्ट्रिक्शन बैंड हो, हिंड3 हो, बाम H1 हो, कोई भी रेस्ट्रिक्शन आप एंजाइम यूज कर लीजिए। वही रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आपको कहां यूज करने हैं, इसी के अंदर यहां पर यूज करने हैं। और वही रेस्ट्रिक्शन एंजाइम
टाइम यूज करने के बाद में आपको वापस से क्या करना होगा स्टूडेंट, उस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करनी होगी, यानी यहां पर क्या करनी होगी, उसकी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करनी होगी, यानी कि यहां पर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करोगे और जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करने के बाद में आपके पास क्या होगा, इसी तरह की वही टेक्निक आपको यूज करनी है जिसमें आपके पास क्या हो जाएगा, इस तरह से फिंगरप्रिंट आ जाएंगे। उसके बाद में आपको क्या करना होगा, उसका एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी करना होगा। क्या करना पड़ेगा, क्रिस्टलोग्राफी आपको करना पड़ेगा, और एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी आप करते हो तो आपके पास वही से अगर एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी में मान के चलिए मैं नमूना नॉर्मल ऐसे करके इस तरह से ले रहा हूं, अब यहां पर आपको क्या हुआ कि वो बेंड देखने को मिल गई, डीएनए कहां कहां प्रेजेंट है, वही चीज आपके पास यहां पर है। अगर दोनों सेम हो रही है तो दोनों मिल जाएंगे, एकदम प्रूफ हो जाएगा कि हाँ ये काम इसने किया है। अगर नहीं मिले तो ये काम प्रूफ नहीं होता है। ये होता है आपका जेल इलेक्ट्रो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग और साथ में जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब थोड़ा सा और ध्यान में देना कि मैंने कहा है कि यहां पर पॉजिटिव एंड होता है, यहां पर नेगेटिव एंड होता है। तो जो डीएनए स्ट्रैंड, ध्यान रख लेना कि जो डीएनए स्ट्रैंड, अगर मान के चलिए ये हमने डीएनए लिया, इसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यहां कट किया, यहां कट किया, यहां कट किया, अगर वो सिंगल स्ट्रैंड में कट हुआ है डीएनए, ध्यान रखना, अगर वो डीएनए सिंगल स्ट्रैंड में कट हो रखा है तो वो क्या करेगा, जल्दी से रन करेगा ऊपर की तरफ, पॉजिटिव चार्ज की तरफ जाएगा। क्यों जाएगा, क्योंकि डीएनए पे खुद पे क्या है, नेगेटिव चार्ज है। अगर डीएनए के अंदर वो डबल स्ट्रैंड के रूप में कट हो गया कहीं पर भी, तो वो जल्दी से रन नहीं कर पाएगा। आपको ही पता है मोटा होता है वो ज्यादा भाग नहीं पाता, तो इसीलिए यहां पर देखना कि जो ये नीचे फ्रेगमेंट मिल रखे हैं आपको, बैंड देखने को मिल रहे हैं, ये बैंड कौन से है, जो वो डबल स्ट्रैंड वाले बैंड है वो है, यानी डबल स्ट्रैंड डीएनए। और जो ऊपर की तरफ बैंड मिला है वो कौन सा मिला है स्टूडेंट, आपको सिंगल स्ट्रैंड वाला बैंड मिला है, यानी सिंगल स्ट्रैंड के रूप में आपका क्या रह रहा है, यहां पर डीएनए है वो यहां पर प्रेजेंट है, यानी सिंगल स्ट्रैंड के रूप में डीएनए वो तो यहां ऊपर पॉजिटिव चार्ज की तरफ जाएगा, और डबल स्ट्रैंड वाला है वो कहां रहेगा, आपका नेगेटिव चार्ज की तरफ रहेगा। तो ये हो गया आपका जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, और साथ साथ में मैंने बता दिया डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, यानी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के ऊपर हमने बात कर ली, और साथ साथ में हमने किसके ऊपर बात कर ली है, हमारी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के ऊपर है, वो हमारी बात कर ली है। अब नेक्स्ट बात हम आते हैं अपने वेक्टर के ऊपर कि वेक्टर किस तरह से होते हैं, किस तरह से काम करते हैं। तो ध्यान रखना कि वेक्टर होते हैं, यानी कहूं कि अलग अलग प्रकार के वेक्टर होते हैं जो वास्तव में ऐसे जीव होते हैं जो डीएनए को कहीं दूसरी जगह पर लेकर जाने का काम करते हैं, यानी कि कहूं एक वाहक के रूप में काम करते हैं, वाहक के रूप में काम करते हैं। इसके बारे में आपने पढ़ रखा होगा कि कैसे होते हैं, कौन कौन से होते हैं, किस प्रकार के होते हैं, आपने नाम सुन रखा होगा, नाम सुनते ही आपको आ जाएगा। सबसे पहला आपने पढ़ रखा है पीबीआर 322, सबसे ज्यादा काम में आने वाला वेक्टर होता है, वो आपने पढ़ रखा है कि पीबीआर 322। फिर आता है आपके पास, यार पीबीआर को वेक्टर को छोड़कर सबसे पहला ऐसे ले लीजिए कि हमारे पास सबसे ज्यादा वेक्टर होते हैं, वो होता है प्लाज्मिड वेक्टर, और प्लाज्मिड वेक्टर में ही आपका कौन सा पाया जाता है, पीबीआर 322 मिलता है। आ रही होगी बात समझ में, पीबीआर 322। फिर उसके बाद में आपके पास आता है कौन सा वेक्टर, बैक्टीरियोफाज वेक्टर। कौन सा आ गया, बैक्टीरियोफाज वेक्टर, जो ज्यादातर कहां पर होता है, बैक्टीरिया के अंदर इसको ज्यादातर हम क्या करते हैं स्टूडेंट, यूज करते हैं। फिर उसके बाद में हमारे पास कौन सा आता है स्टूडेंट, ध्यान रखना, कोज्मिड वेक्टर आता है। कौन सा वेक्टर आता है, कोज्मिड वेक्टर है, वो हम यहां पर यूज करते हैं कि वेक्टर किस तरह का होता है, कैसा होता है, उनके ऊपर बात करते हैं। फिर हमारे पास आता है आपका आर्टिफिशियल क्रोमोजोम में अंदर ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोजोम, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोजोम, मेमेलियन आर्टिफिशियल क्रोमोजोम्स। इनके बारे में आपने पढ़ रखा होगा कि हमारे पास अलग अलग टाइप्स के वेक्टर होते हैं, वो किस किस तरह के होते हैं, कैसे उनको हम क्या है यहां पर काम में लेते हैं, किस तरह के वेक्टर है वो यहां पर यूज किए जाते हैं। फिर एक ना आपने नाम सुना होगा सटल वेक्टर के रूप में, यानी कि हमारे पास कौन सा वेक्टर आ जाएगा आपके पास यहां पर, सटल वेक्टर। सटल वेक्टर
आपके पास कौन सा वेक्टर आ जाएगा यहां पर, स्टल वेक्टर के रूप में है, वो आप इसको क्या करते हो स्टूडेंट, यूज करते हो। तो ये हो गया आपके पास अलग अलग टाइप्स के वेक्टर होते हैं। अब इनके रूप में सीधी बात कर लेता हूं कि हमारे पास वेक्टर का के अंदर क्या क्या होगा। तो ध्यान रखना, आपका वेक्टर होता है वो एक इस राउंड शेप के रूप में प्रेजेंट रहता है, इस गोलाकार आकृति के रूप में आपके पास एक राउंड स्ट्रक्चर के रूप में रहेगा। उस समय सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है स्टूडेंट, वो ध्यान में रखना कि इसमें एक यहां पर बीच में मिड पॉइंट के ऊपर आपका क्या होगा, ओराई साइट होगी। क्या होगी स्टूडेंट, ओराई यानी रेप्लिकेशन करने की ओरिजिन साइट्स होती है, वो यहां पर आपके पास क्या होती है स्टूडेंट, प्रेजेंट रहती है। फिर आपके पास और क्या क्या चीज देखने को मिलता है, और हमारे पास ये देखने को मिलता है स्टूडेंट कि कुछ इसमें जीन होते हैं, यहां से लेकर मान के चलिए यहां तक आपका एक जीन है वो यहां पर प्रेजेंट है, और इसी तरह से दूसरा जीन होता है वो यहां से लेकर आपके पास यहां तक दूसरा जीन है वो प्रेजेंट है। आ रही होगी बात समझ में, नहीं आ रही है तो दोबारा समझ लीजिएगा कि यहां से लेकर आपका जो जीन होता है वो यहां तक प्रेजेंट है, यहां से लेकर आपका जीन कहां तक प्रेजेंट है, इस जगह तक आपका जो जीन होता है, एक जीन है वो यहां तक प्रेजेंट रहता है। ध्यान रखना, ठीक है। ये हो गया आपका एक जीन यहां पर प्रेजेंट, उसकी लेंथ है वो अलग अलग हो सकती है, वो काम करने की कैपेसिटी है वो वहां पर आपके पास क्या हो सकती है स्टूडेंट, अलग अलग हो सकती है। और जो दूसरा जीन होता है वो आपके पास कहां से कहां तक होता है, तो वो दूसरा जीन है वो आपके पास लगभग यहां से यहां तक प्रेजेंट रहता है। कुछ इस जगह पर ऐसी दूरी के ऊपर क्या होगा, आपका जीन्स है वो प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। ये जीन्स आपके पास यहां पर क्या होता है स्टूडेंट, प्रेजेंट रहता है ऐसे, ठीक है। ये हो गया आपके पास एक जीन्स। ये दो जीन्स होते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इसलिए धीरे धीरे बता रहा हूं क्योंकि ये सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला काम की चीजों का क्वेश्चन है, तो ध्यान रखना। ये आपके पास दो जीन है। अब इसमें दोनों जीनों के अंदर इस जीन्स को हम कहते हैं यहां पर स्टूडेंट्स ध्यान में रखना कि ये जो जीन्स होता है हमारे पास वो क्या कहलाता है, आपका टेट्रासाइक्लिक रेजिस्टेंस जीन कहलाता है। ये जीन्स कौन सा होता है, टेट्रासाइक्लिक रेजिस्टेंस जीन होता है। और जो दूसरा होता है उसे हम किस नाम से जानते हैं, एम्फिसिलिन रेजिस्टेंस जीन होता है, वो हम जानते हैं। और जो टेट्रामाइसाइक्लिन जीन होता है स्टूडेंट, उसी जीन्स के अंदर हमें क्या देखने को मिलती है, अलग अलग रेस्ट्रिक्शन साइट होती है वो हमें देखने को मिलती है। यहां से दिखाई दे रहा होगा, नहीं दे रहा हो स्टूडेंट, यहां पर देखना कि इस जगह पर हमारे पास क्या होती है स्टूडेंट, अलग अलग रेस्ट्रिक्शन साइट रहती है वो यहां पर प्रेजेंट रहती है कि इसी जीन के ऊपर रेस्ट्रिक्शन है वो क्या करेगा, कट करेगा। सबसे पहली बात करूं कि यहां पर जो साइट्स होती है वो कौन सी होती है, हमारे पास HIND3 होती है। फिर उसके बाद में दूसरी साइट्स होती है वो हमारे पास कौन सी होती है, BAMH1 होती है। यानी कि ये जो रेस्ट्रिक्शन साइट है आपके पास वो क्या करेगी, डीएनए पे कट करेगी। उसके बाद में हमारे पास कौन सी होगी, एक साइट SAL1 होगी, यानी BAMH1 HIND3 और क्या होगा, SAL1 है। और इसके साथ साथ कुछ एक जीन्स और होता है, इसका नाम होता है आपका EcoR1, ये भी यहां पर क्या होता है, प्रेजेंस रहता है। ये जितनी साइट्स बताई है स्टूडेंट्स ध्यान में रख लेना कि ये साइट्स होती है वो कौन सी होती है, यहीं लिख देते हैं कि ये सारी की सारी साइट्स है वो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के कट करने की साइट्स है। यहां पर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कट करेगा और कट कर कर आपका डीएनए जो भी है, जिस भी डीएनए को अगली दूसरी होस्ट सेल में उसको ट्रांसफर करना है, वहां तक इसको ट्रांसफर करने का काम है वो किया जाएगा। अलग अलग प्रकार के वेक्टर होते हैं, अगर मैं इनके वेक्टर की बात करूं तो साइज के ऊपर डिपेंड रहता है। कुछ डीएनए का साइज होता है वो 8.7 केबी के रूप में डीएनए रहता है, कुछ का साइज होता है वो 32 केबी का वेक्टर होते हैं वो होते हैं। और आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स होते हैं वो डीएनए के सबसे बड़े फ्रेगमेंट्स को लेकर जाने का काम है वो भी करते हैं। जैसे आप पीबीआर 322 की बात कर रहे होते हैं, पीबीआर 322 के अंदर हमारे पास क्या होता है, लगभग 4362 बेस
बेस पेयर है वो इसका क्या होता है, टोटल साइज होता है। किसका होता है ये स्टूडेंट, आपका PBr 322 का होता है। यानी P का मतलब प्लाज्मिड, BR का मतलब आपके साइंटिस्ट के नेम है, और 322 नंबर है वो आपके क्या किसी भी संख्या के रूप में हमारे पास यहां पर जाना जाता है। और ध्यान रखना यह ओराई साइट हर वेक्टर में रहेगी, क्योंकि ये क्या करता है आपका यहां पर रेप्लिकेशन करने का काम करता है। एक जगह से दूसरी जगह जाएगा तो वहां पर जो इसमें डीएनए इंसर्ट हो रहा होगा वहां पर ही वो क्या करेगा, आपका डीएनए को कट करने का काम और डीएनए के वो रेप्लिकेशन करके उसका नंबर बढ़ाने का काम होता है, वो यहां पर किया जाता है। अब याद रखना कि ये तो हो गया वेक्टर, लेकिन इस वेक्टर में जो डीएनए ट्रांसफर होता है, इस वेक्टर में जो डीएनए ट्रांसफर होता है वो कैसा होता है, किस तरह का होता है। तो ध्यान रखना स्टूडेंट कि वेक्टर के अंदर जो डीएनए आपका होगा, वेक्टर के अंदर जो आपका डीएनए होगा वो डीएनए कैसे काम करेगा कि अगर आपका वेक्टर के ऊपर बाम H1 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ने काम किया है तो वही उस डीएनए दूसरे होस्ट सेल पे जाके या डीएनए के ऊपर जाकर वही बाम H1 है वो क्या करेगा, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के रूप में आपका यूज होगा। बाकी और अगर कहोगे कि डीएनए के ऊपर कट करना है तो अगर साल H1 ने साल 1 ने कट किया है तो डीएनए के ऊपर भी जाकर कौन करेगा, साल 1 करेगा। इसीलिए तो डीएनए के ऊपर आपको कभी देखना कि डीएनए अगर आपका इस तरह से दोनों एंड पार्ट कट रखे हैं तो वो आपका कटेगा। वेक्टर वैसी तरह का होगा। अगर डीएनए के अंदर एक डीएनए स्ट्रैंड बड़ा दूसरा डीएनए स्ट्रैंड छोटा, अगर इस तरह से वो कट रखा है तो आपके पास क्या होगा, उस प्लाज्मिड या वेक्टर का जो कट होगा वो भी कैसा होगा, इस तरह का कट है वो हमें देखने को मिलेगा। यानी कि एक कट आपके पास स्टिकी कट कहलाता है, एक आपके पास क्या कहलाता है स्टूडेंट, ब्लंट एंड कहलाता है। कौन सा कहलाता है, एक स्टिकी एंड कहलाता है, दूसरा कौन सा कहलाता है, ब्लंट एंड के नाम से जाना जाता है। अब ध्यान ये रखना है कि इस स्टिकी एंड और ब्लंट एंड के अंदर या जो डीएनए कटा है स्टूडेंट उसमें क्या देखने को मिलता है कि आपके पास जो डीएनए है उसमें एक बॉर्डर होती है, जो सिरा होता है उसको तो हम क्या कहते हैं, लेफ्ट सिरा कहते हैं, या फिर मैं कहूं कि उसको हम लेफ्ट बॉर्डर कहते हैं। इस सिरे को हमने क्या कह दिया, लेफ्ट बॉर्डर कह दिया, और इस सिरे को हमने क्या कह दिया यहां पर, राइट बॉर्डर कह दिया है। किसी भी सेल में किसी भी होस्ट डीएनए में अगर आपका डीएनए ट्रांसफर होगा तो सबसे पहले क्या होगा स्टूडेंट, आपका राइट हैंड सिरा है वो यहां पर ट्रांसफर होगा। और इस डीएनए के अंदर अनेक प्रकार के जैसे जीन्स प्रेजेंट रहते हैं, अलग अलग प्रकार के जीन्स होते हैं वो यहां पर प्रेजेंट है। जैसे नॉर्मली बात कहूं कि अलग अलग प्रकार के जीन में मैं कह दूं कि नहीं हमारे पास यहां पर जो जीन होगा वो देख लीजिए ऑक्सीजन का हो सकता है, वो जीन हमारे पास यहां पर साइटोकाइनिन का हो सकता है, वो जीन हमारे पास यहां पर अलग अलग प्रकार के एंजाइम्स के रूप में प्रेजेंट रहने वाले जो आपका अलग अलग प्रकार के एंजाइम्स रहने वाले जो ORC होता है उनके प्रकार, यानी अलग अलग कोई सा भी नाम लिख सकते हो, साइटोजिन साइटोकाइनिन की जरूरत नहीं, आप जैसा भी आप लिखना चाहो वो लिख सकते हो। तो उनके जीन्स है वो यहां पर आपके पास क्या होते हैं स्टूडेंट, प्रेजेंट्स रहते हैं। तो ये इस तरह से हम यूज करते हैं किसको, वेक्टर को यूज करते हैं। और अब इसी के साथ साथ ही आप नेक्स्ट टेक्नोलॉजी को समझ लेना कि हमारे पास नेक्स्ट टेक्नोलॉजी कौन सी आती है, आपकी रिकॉम्बिनेशन डीएनए टेक्नोलॉजी है, वो आपको क्या करना है, इसको यूज करना है। रिकॉम्बिनेशन डीएनए टेक्नोलॉजी में क्या करते हो कि आपके पास कोई भी डीएनए है, ये जैसे आपके पास कोई भी डीएनए कट किया है, इस डीएनए को आपको क्या करना होता है, वेक्टर के अंदर ट्रांसफर करना होता है। किसमें ट्रांसफर करना होता है, वेक्टर में ट्रांसफर करके और आगे आने वाली होस्ट सेल में इसको क्या करना होता है स्टूडेंट, ट्रांसफर करना होता है। तो ये क्या कहलाता है, आपका रिकॉम्बिनेशन डीएनए टेक्नोलॉजी कहलाता है। यानी कि हमने अभी देखा कि वेक्टर के अंदर हमारे पास अलग अलग रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है। अब हमें क्या करना है, किसी सेल से हम क्या कर लेते हैं, उसकी डीएनए को कलेक्ट कर लेते हैं, जिसको भी ट्रांसफर करना है वो ले लेते हैं और हमारे कहां पहुंचाना है उस जगह पर हम वेक्टर की हेल्प से उसको पहुंचा देने। तो यही टेक्नोलॉजी आपके पास किस नाम से जानी जाती है स्टूडेंट, रिकॉम्बिनेशन डीएनए टेक्नोलॉजी के नाम से जानी जाती है। लेकिन इसमें सबसे खास बात ये रहती है कि हमें सबसे ज्यादा क्या चाहिए, सबसे पहले जिस डीएनए को हमें जाना है उस डीएनए का हमारे पास क्या होना चाहिए, अच्छा सैंपल होना चाहिए। अब जब सैंपल हमने ले लिया तो हमारे पास अलग अलग प्रकार के रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होने चाहिए। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम
एंजाइम हमने यूज कर लिया तो वहां पर हमारे पास वेक्टर होने चाहिए। वेक्टर होने के बाद में हमें उसको कहां ट्रांसफर करना है, उसके लिए होस्ट सेल होनी चाहिए। होस्ट सेल के अंदर वो कैसे करेगा, यहां पर रेप्लिकेशन करके सिस्टम को कंट्रोल करेगा, तो वो प्रोसेस यानी होनी चाहिए। तो ये हमारे पास रिकॉम्बिनेशन डीएनए टेक्नोलॉजी के सबसे इंपॉर्टेंट काम है कि रिकॉम्बिनेशन डीएनए टेक्नोलॉजी अगर करनी है सेल्स के अंदर, किसी भी सेल्स के अंदर, तो ये चीजें होनी चाहिए कि हमें सबसे पहला कौन सा डीएनए हमें सिलेक्ट करके आगे ट्रांसफर करना है, उस डीएनए को सिलेक्ट करेंगे, फिर एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को सिलेक्ट करेंगे, फिर उसके बाद हमें वेक्टर अच्छा कौन सा चाहिए, जो डीएनए साइज हमने लिया है, जो डीएनए की लेंथ हमने ली है, वो कौन सा वेक्टर अच्छे से आगे ट्रांसफर कर पाता है, उसके ऊपर कहां पर इसको ट्रांसफर करना है वो, और उसके अंदर वेक्टर के अंदर जो रेप्लिकेशन साइट है वो कैसी होती है, किस तरह की होती है, उनके ऊपर भी हमारी क्या रहेगी, बातें रहेगी। तो ये सारी चीजें हमें कहां पर पढ़नी होती है, रिकॉम्बिनेशन डीएनए टेक्नोलॉजी की। अगर आप रिकॉम्बिनेशन डीएनए टेक्नोलॉजी में क्वेश्चन आता है तो इसके बारे में आप जरूर लिखोगे कि कैसे कैसे होता है। और रिकॉम्बिनेशन डीएनए टेक्नोलॉजी का बीच का पार्ट होता है वो वेक्टर होता है, यानी इस क्वेश्चन को आपको पढ़ने के लिए, समझने के लिए किसको समझना जरूरी होता है, आपको वेक्टर का समझना जरूरी होगा। अगर आपको वेक्टर अच्छे से आ रहा है तो आप दो क्वेश्चन हैंडल कर सकते हो, एक वेक्टर का और दूसरा कौन सा, रिकॉम्बिनेशन डीएनए टेक्नोलॉजी का। आ रही होगी स्टूडेंट बात समझ में। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जिसका नाम है हमारे पास कौन सा, अब आता है कि जो यूनिट नंबर 3 है, यूनिट नंबर 3 के अंदर हमें देखना है कि हमारे पास कौन कौन सा आता है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपके पास आता है यहां पर सिंथेटिक सीड। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सिंथेटिक सीड्स का। फिर आपके पास आता है यहां पर स्टूडेंट, इसको पढ़ना जरूर, ये एंथर कल्चर के रूप में आता है। एंथर की जगह क्या क्या लिखा हुआ आ सकता है, तो ध्यान रखना एम्ब्रियो कल्चर भी लिखा आ सकता है, या फिर यहां पर लिखा हुआ आ सकता है ओव्यूल कल्चर भी। इन तीनों में से कोई सा भी नाम है वो कहां पर दे दिया जाता है, कल्चर के साथ। टर्मिनोलॉजी सेम है, सारी एकदम प्रोसेस अच्छे से होते, लेकिन क्या एंथर, एम्ब्रियो और ओव्यूल में से कोई सा भी क्वेश्चन आपका पूछ लिया जाता है। और सिंथेटिक सीड के साथ साथ सबसे बड़ा क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो आपके पास कौन सा होता है यूनिट नंबर 3 में, सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन। कौन सा क्वेश्चन है, सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन। ये क्वेश्चन आपको 100% ध्यान में होना चाहिए स्टूडेंट कि किस तरह से होता है, कैसा होता है, कौन से होता है। और एक चीज और ध्यान रख लेना, इसमें और क्वेश्चन पूछा जाता है आपका जो होता है वो है कल्चर्ड मीडियम को कैसे तैयार करोगे, कल्चर मीडियम कौन सा सही रहता है, कैसे कल्चर मीडियम का होना जरूरी होता है, उन चीजों के ऊपर आपका ज्यादा ध्यान में रहना चाहिए। तो चलते हैं अपने यूनिट नंबर 3 के ऊपर, बात करते हैं कि किस किस तरह के टॉपिक है वो हम यहां पर पढ़ेंगे। सबसे पहले बात कर लेता हूं आपका एंथर कल्चर के, ओव्यूल कल्चर का, इनके ऊपर। एंथर पढ़ लीजिए, ओव्यूल पढ़ लीजिए, एम्ब्रियो को पढ़ लीजिए, और क्या, एम्ब्रियो कल्चर। इनके ऊपर ध्यान रखना कि एंथर कह सकता है, ओव्यूल कह सकता है, और एम्ब्रियो कल्चर के रूप में आप टेक्निक को यूज कर सकते हो। तो सबसे पहले ध्यान रखना स्टूडेंट, ये एंथर कल्चर हो चाहे ओव्यूल कल्चर हो, इसमें हमें क्या देखने को मिलता है कि सबसे पहले हमें जिस भी भाग का ट्रांसफर करना है या जिस भी भाग को हमें लेना है, जैसे हमने मान के चलिए एंथर को लिया है, तो एंथर को लेने के बाद में इस एंथर के अंदर क्या करना होगा, इसको हमें कल्चर मीडियम में कुछ टाइम तक रखना पड़ेगा। इसका मतलब कि कल्चर मीडियम को हमें ध्यान में होना चाहिए कि हमारे पास कल्चर मीडियम है वो हमारे पास कैसा होना चाहिए। फिर कल्चर मीडियम कैसा कैसा हो सकता है, यहीं पर बात कर लेता हूं उसी क्वेश्चन पे। तो ध्यान रखना स्टूडेंट, कल्चर मीडियम एक ऐसा मीडियम है जिसमें सारे के सारे न्यूट्रिएंट आपके प्रेजेंट होने चाहिए। सुन लीजिए दोबारा कि सारे के सारे क्या होने चाहिए, वहां पर न्यूट्रिएंट होने चाहिए। अगर वहां पर स्टूडेंट न्यूट्रिएंट नहीं होंगे तो आपका एंथर हुआ, एम्ब्रियो हुआ, ओव्यूल हुआ, कोई भी आपका जर्मिनेट नहीं कर पाएगा। आ रही होगी बात समझ में। तो कैसे है, सबसे पहले इसमें क्या होना चाहिए, इनऑर्गेनिक कंपोनेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इनऑर्गेनिक कंपोनेंट होना चाहिए। फिर आपका क्या होना चाहिए, यहां पर ऑर्गेनिक कंपोनेंट होना चाहिए।
ऑर्गेनिक कंपोनेंट के साथ साथ आपके पास यहाँ पर क्या होना चाहिए, कुछ हॉर्मोन्स होते हैं वो होने चाहिए। जैसे मैं बात कर लूँ तो ऑक्सिन की, जैसे मैं बात कर लूँ तो हमारे पास यहाँ पर साइटोकाइनिन की, जैसे यहाँ पर मैं बात कर लूँ आपकी जिब्रेलिन की, तो ये सारे हॉर्मोन्स हैं वो होने चाहिए। उसके बाद में अनेक प्रकार के यहाँ पर क्या चाहिए होते हैं, आपको एंजाइम्स की जरूरत पड़ती है, वो एंजाइम्स होने चाहिए। इसके साथ साथ और कौन कौन से कंपोनेंट होने चाहिए, एंजाइम्स होने चाहिए। फिर इसके अंदर वाटर की कॉन्सेंट्रेशन है वो सबसे इंस्टेंट होनी चाहिए। और बहुत सारे आपके पास क्या होते हैं, मिनरल्स होते हैं स्टूडेंट, वो मिनरल्स भी आपके कहाँ प्रेजेंट होने चाहिए, इस कल्चर मीडियम के अंदर प्रेजेंट होने चाहिए। यानी अगर इस कल्चर मीडियम के अंदर आप बात करोगे तो स्टूडेंट ध्यान रख लेना, यही कल्चर मीडियम है जिसमें सारे के सारे न्यूट्रिएंट आपके पास इनऑर्गेनिक हो चाहे ऑर्गेनिक हो। और वो इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक में बात करूं तो ध्यान रख लेना आपको कि माइक्रो की बात कर सकते हैं, मैक्रो की बात कर सकते हैं। तो इनके ऊपर भी आपको ध्यान में रखना है कि माइक्रो कंपोनेंट कौन सा होता है, मैक्रो कंपोनेंट है वो आपका कौन सा यहां पर प्रेजेंट रहता है। ठीक है, इन चीजों पे। अब कल्चर मीडियम में अब नॉर्मली कहूं कि आपके पास मान के चलिए ये कोई सेल्स थी, अगले वाले स्लाइड्स के ऊपर बात कर लेते हैं कि हमारे पास मान के चलिए ये हमने क्या किया, किसी एंथर पार्ट ओव्यूल एम्ब्रियो पार्ट को लिया और लेने के बाद में इसको किसी भी न्यूट्रिएंट मीडियम, जैसे यहां पर क्या है आपका न्यूट्रिएंट मीडियम है, ठीक है, यहाँ पर न्यूट्रिएंट मीडियम है, इस न्यूट्रिएंट कल्चर मीडियम के अंदर हमने इसको क्या करवा दिया स्टूडेंट, जर्मिनेट करवा दिया है। अब जैसे ये जर्मिनेट आपका होगा तो कुछ टाइम के बाद में ध्यान रखना कि जो ये एम्ब्रियो है, ओव्यूल है या एंथर है, सबसे पहले एंथर की बात कर लेना, तो इसके अंदर क्या होता है स्टूडेंट, आपका एंथर के अंदर आउटर ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाती है। और आउटर ग्रोथ होकर क्या हो जाती है, नेक्स्ट में बात करूं तो कल्चर करने के बाद में एंथर पार्ट से, यहां पर लिखना, एंथर से क्या हो जाएगी आपकी पोलन ग्रेन है वो क्या हो जाती है, सर क्रिएट हो जाती है, यानी पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन हो जाता है। और पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन होने के बाद में अब यहां पर आपके पास क्या हो जाता है कि जो फिजियोलॉजिकल क्या हो जाता है, आपका डोनर प्लांट का फॉर्मेशन हो जाता है। किसका हो जाता है, फिजियोलॉजिकल, एक प्रकार के डोनर प्लांट यानी फिजियोलॉजिकल प्लांट का जर्मिनेट हो जाएगा। और फिर उसके क्या हो जाता है स्टूडेंट, अफेक्ट हो जाता है, अफेक्ट ऑफ कहां पर, आपका जीनोटाइप के ऊपर, यानी जीनोटाइप के ऊपर उसका क्या देखने को मिलता है, हमें अफेक्ट देखने को मिलता है। और उसके बाद में इसको नॉर्मल टेम्परेचर पर हमें क्या करना है, रखना है, जिससे हमारे पास क्या हो जाएगा, आपका एंथर कल्चर है वो यहां पर देखने को मिल जाता है। ठीक है, अब देख लीजिए टर्म टेक्निक में देखिए क्या हुआ है कि सबसे पहले हमने एंथर को रखा, एंथर या एम्ब्रियो ओव्यूल को रखा, उसमें पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन हो गया। यहां पर लिखूं तो क्या हो गया स्टूडेंट, यहां पर हमारे पास पोलन ग्रेन बन गया। अब इस पोलन ग्रेन बनने के बाद में आपके पोलन ग्रेन बनने के बाद में आपको क्या देखने को मिलता है कि यहां पर अब क्या हुआ देखने को मिला कि जैसे ही पोलन ग्रेन बनी, अब पोलन ग्रेन बनने के बाद में इसी पोलन ग्रेन के अंदर हमारे पास क्या हो जाएगा स्टूडेंट, सेल डिवीजन होना स्टार्ट हो जाएगा। और सेल डिवीजन होगा तो ये नॉर्मली कहूं आपके पास एक सेल्स थी, इससे अगर डिवीजन होगा तो यहां ध्यान में रखना दो सेल का फॉर्मेशन होगा, एक सेल छोटी हो सकती है, एक सेल बड़ी हो सकती है। कई बार क्या देखने को मिलता है, इस डायग्राम पे मैं नहीं जाऊंगा, अब आपको समझाता हूं सीधा का सीधा ही कि डिवीजन हुआ, कई बार डिवीजन फर्स्ट डिवीजन देखने को मिलेगा, उस टाइम एक सेल आपकी बड़ी हो जाती है, दूसरी सेल आपके पास क्या हो जाती है, छोटी हो जाती है। जो छोटी वाली सेल है वो क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। बड़ी वाली सेल आगे जाके किसका निर्माण कर देती है, एम्ब्रियो का निर्माण कर देती है। और कई बार हमें डिवीजन में क्या देखने को मिलता है, ऊपर वाली सेल छोटी हो जाती है, नीचे वाली सेल बड़ी हो जाती है। तो अब क्या देखने को मिलेगा कि ऊपर वाली सेल्स है वो क्या हो जाएगी आपकी, यहां पर ऊपर वाली सेल्स है वो नष्ट हो जाएगी, और नीचे वाली सेल्स जो बड़ी लार्ज सेल है वो क्या कर देती है, आगे एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कर देती है। फिर आगे हमारे कई बार देखने को मिलता है कि दोनों सेल का साइज
जो डिवीजन हुआ है वो दोनों सेल्स का साइज क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है, जिसमें एक सेल जर्म बन जाती है तो वो जर्म सेल्स क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है, और दूसरी बची हुई सेल्स आपका क्या कर देती है, एम्ब्रियो का निर्माण है वो कर देती है। और कई बार ये देखने को मिलता है कि हमारे पास एक सेल या दोनों ही सेल्स क्या रह जाती है, छोटी रह जाती है, तो दोनों आगे चलकर साथ में डिवीजन करेगी और साथ में डिवीजन करके 4 सेल का निर्माण कर लेती है, और यही चारों सेल्स आगे जाकर किसका निर्माण करती है, आपका एम्ब्रियो का निर्माण करना क्या हो जाता है स्टूडेंट, स्टार्ट हो जाता है। तो इसी तरह से आपका एंथर पूछ लिया जाए, एम्ब्रियो पूछ लिया जाए, ओव्यूल पूछ लिया जाए, तो उनके ऊपर आपको बात करनी है कि एंथर, एम्ब्रियो और ओव्यूल के अंदर आपको क्या क्या चीजें किस किस तरह की देखने को मिलती है। अब आगे बात करते हैं स्टूडेंट्स एंथर कल्चर, ओव्यूल कल्चर, या इनके करने के बाद में आपके पास आएगा सिर्फ आपका लास्ट क्वेश्चन ही बता रहा हूं मैं, समझा रहा हूं यहां पर, उसका नाम है सिंथेटिक सीड। कौन सा यहां पर, सिंथेटिक सीड। ये क्वेश्चन कंफर्म है कि सिंथेटिक सीड कैसे बनाया जाता है, तो ध्यान से सुन लेना स्टूडेंट कि जब कल्चर मीडियम के अंदर आपको क्या करना होता है कि कल्चर मीडियम के अंदर किसी भी सीड्स के एम्ब्रियो को लेना है, और एम्ब्रियो को लेने के बाद में वहां पर आपको क्या करना होता है, एम्ब्रियो कल्चर करने के बाद में आपको नॉर्मली क्या करना होता है कि किस तरह के वो जर्मिनेट होगा, कौन सा कल्चर मीडियम आपने लिया है। अगर आपने कल्चर मीडियम वहां पे अच्छा जर्मिनेट करवाया, अच्छा कल्चर मीडियम लिया है, तो सिंथेटिक सीड है वो आपके पास क्या हो जाएगा, अच्छी तरह से रन करेगा। अगर आप सिंथेटिक सीड्स को अच्छी तरह से नहीं, वो कल्चर मीडियम को हम अच्छा सा नहीं ले पाते हैं, तो आपके पास क्या होगा, सिंथेटिक सीड्स का फॉर्मेशन नहीं हो जाता। अब कई बार ये पूछा जाता है कि हमने किसी एक एम्ब्रियो की सेल्स को ले लिया और वो बताओ सिंथेटिक सीड का निर्माण करेगी या नहीं करेगी। तो हमें सारी प्रोसेस है वो कहां करनी होती है स्टूडेंट, यहां से कल्चर मीडियम के अंदर सारी प्रोसेस होती है वो हमें करनी होती है। यानी कि कल्चर मीडियम के अंदर आपका पूरा का पूरा एम्ब्रियो की सेल्स जो भी है, वो एम्ब्रियो की सेल्स है वो यहां पर क्या करेगी, काम करेगी। और इसी कल्चर मीडियम्स के अंदर आप क्या करोगे, उस कल्चर मीडियम के अंदर आप एम्ब्रियो की सेल को डालोगे, और डालने के बाद में जैसा हमने यहां पढ़ा है कि एम्ब्रियो कल्चर से हम प्लांट का फॉर्मेशन करते हैं, वैसे ही हमें यहां पर पढ़ना है कि एम्ब्रियो से हम कल्चर मीडियम में डाला और उससे हमने क्या कर दिया, यहां पर सीड का निर्माण किया है। अगर यहां देखूं मैं लास्ट के अंदर, तो सब में हमारे पास क्या बनेगा स्टूडेंट, यहां पर प्लांट्स का फॉर्मेशन होगा, चाहे आपका एम्ब्रियो हो, चाहे एंथर हो, चाहे आपका ओव्यूल हो। यहां पर आपने देखा प्लांट्स का फॉर्मेशन हो रहा था, और यहां पर हमें देखना होगा तब हम किसका फॉर्मेशन यहां पर स्टूडेंट करेंगे, सीड का फॉर्मेशन करेंगे। अंतर इतना ही है, सिंथेटिक सीड बनाना है तो उसके एम्ब्रियो को सेल को लोगे, कल्चर मीडियम में ग्रोथ करवाओगे, कल्चर मीडियम में ग्रोथ करवाने के बाद अच्छा न्यूट्रिएंट मिलेगा। लेकिन एक चीज और ध्यान रख लेना, यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो बता रहा हूं कि अगर आपने जो ऑक्सिन और साइटोकाइनिन हार्मोन की कॉन्सेंट्रेशन को, ध्यान रख लेना, ऑक्सिन और साइटोकाइनिन की कॉन्सेंट्रेशन को अगर आपने दोनों की कॉन्सेंट्रेशन को अगर इक्वल रखा है तो क्या बनेगा, ऑक्सिन को बढ़ा दोगे तो क्या बनेगा, सूट को बढ़ा दोगे तो क्या बनेगा। अगर आपने ध्यान रखना ऑक्सिन और साइटोकाइनिन, अब यहां से ही समझ लीजिएगा, ऑक्सिन और साइटोकाइनिन का रेशियो अगर ज्यादा आता है, समझ लीजिएगा स्टूडेंट, ऑक्सिन साइटोकाइनिन का रेशियो अगर ज्यादा आता है तो आपके पास यहां पर किसका फॉर्मेशन होगा, रूट का। मैं रेशियो की बात कर रहा हूं स्टूडेंट यहां पर, और किसी की बात नहीं कर रहा हूं, इनके कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर नहीं, इनके रेशियो के ऊपर बात करूंगा कि यहां पर रेशियो कितना आएगा। वो रेशियो हमारा चलेगा कि हमारे पास यहां पर रेशियो है वो ज्यादा मिल रहा है तो रूट बनेगा, और अगर ऑक्सिन और अगर आपका साइटोकाइनिन का रेशियो, ध्यान रखना, अगर ऑक्सिन और साइटोकाइनिन का रेशियो कम आता है तो आपके पास यहां पर किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, सूट का फॉर्मेशन हो जाएगा। यानी कहूं तो यहां पर किसका फॉर्मेशन होगा, स्टेम का फॉर्मेशन होगा। और आपने अगर ध्यान रख लेना ऑक्सिन और आपने साइटोकाइनिन, ऑक्सिन और साइटोकाइनिन का रेशियो क्या रख दिया है, यहां पर इक्वल रख दिया है, तो ध्यान रखना किसी का भी फॉर्मेशन नहीं होगा, सिर्फ यहां पर क्या बनेगा, आपका केलस का निर्माण होगा। यानी किसका निर्माण होगा, ना तो वो सूट बनाएगा ना वो रूट बनाएगा, सिर्फ किसका निर्माण होगा, यहां पर स्टूडेंट आपका केलस का फॉर्मेशन है वो यहां पर आपको देखने को मिलेगा। अगर इसको मैं दूसरे भाषा में लिखूं तो ध्यान रख लेना, अगर आप ऑक्सिन को
ज्यादा रखोगे और आपके पास अगर साइटोकाइनिन है वो कम रहेगा तो ध्यान रख लेना रूट बनेगा। और अगर आपने यहां पर ऑक्सीजन को कम और यहां पर साइटोकाइनिन है उसको ज्यादा रखा तो सूट बनेगा यानी स्टेम बनेगा। और अगर आपने ऑक्सीजन और आपने अगर साइटोकाइनिन है इसका रेशियो अगर बराबर रखा, कुछ भी नहीं रखा, तो आपके पास किसका निर्माण होगा स्टूडेंट, यहां पर केलस का निर्माण होगा। यानी कि ये नॉर्मली आपके पास क्या है, ये कोई केलस है, इससे अगर ऑक्सीजन ज्यादा हो गया तो यहां से रूट बनना स्टार्ट हो जाएगी। ये आपके पास नॉर्मल केलस है, अगर साइटोकाइनिन ज्यादा है तो यहां से क्या हो जाएगा, ऊपर सूट बनना स्टार्ट हो जाएगा। और अगर कुछ भी नहीं है तो ये केलस भाग है, यानी एक ऐसा ग्रुप सेल का जो किसी भी प्रकार का फंक्शन कर सकता है, आगे किसी भी भाग का निर्माण कर सकता है, क्या कहलाता है, केलस कहलाता है। ध्यान रखना केलस एक ऐसा ग्रुप है सेल का जो कभी भी क्या है, अनडिफरेंशिएटेड नहीं होता, अनडिफरेंशिएटेड रूप में रहता है। डिफरेंशिएट कब होगा, जब आप इसके रेशियो को क्या करोगे, चेंज करोगे। दोनों की कॉन्सेंट्रेशन इक्वल तो कुछ नहीं बनाएगा, वो अनडिफरेंशिएटेड सेल में रहेगा। लेकिन जैसे ही आपने एक की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाई वो सेल्स क्या कर लेती, डिफरेंशिएट हो जाएगी, और डिफरेंशिएट होकर सूट का भी बना सकती है और रूट का भी फॉर्मेशन है वो हमारे पास देखने को यहां पर मिलता है। तो स्टूडेंट ध्यान रखना, यहां पर हमने यूनिट नंबर 3 और यूनिट नंबर 4 के ऊपर अपनी बातें की है। सबसे इंपॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चन थे उन सबको हमने पढ़ लिया कि हमारे पास क्या क्या चीजें हैं वो हमें प्रेजेंट रहनी चाहिए, किस तरह की है वो हमें प्रेजेंट रहनी चाहिए। ठीक है, तो ये हमने पूरा का पूरा पेपर है वो यहां पर डिस्कशन कर लिया। ध्यान रखना, इसको अच्छे से पढ़ लेना और पढ़ना जरूरी, ठीक है, क्योंकि ये चीज छोटी छोटी चीजें, छोटे वाले क्वेश्चन है, यहां से छोटे वाले क्वेश्चन भी कई बार पूछ लिए जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा। चलिए स्टूडेंट, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।